जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू की सीरीज को कर रहे हैं। इसमें हमने 2013, 14, 15, 16 इन सभी के मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे हिस्ट्री पोर्शन से, उसे हमने कवर कर लिया है। आज हम 2017 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में निरंतरता कायम होगी। आज हम 2017 मेंस पीवाईक्यू को लेकर आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका पूछने का तात्पर्य ये है कि 18वीं सदी में भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। आप कहीं से भी पढ़ें या फिर आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ें या आप किसी भी नोटबुक को पढ़ें, किसी कोचिंग मटेरियल को पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है यहीं से होती है कि किस प्रकार 18वीं सदी का जो भारत था वो किस प्रकार से अलग अलग भागों में बटा हुआ था, किस प्रकार से विकेंद्रीकृत था, और तभी अंग्रेजों का आगमन होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं। आप कुछ इंट्रो पार्ट देंगे इसमें कि 18वीं सदी का भारत कैसा कैसा था। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मैंने लिखा है कि 18वीं सदी में भारतीय राज्य एवं राजनीतिक दशा। इसमें आप लिखेंगे कि 1707 तक, कब तक? 1707 तक क्या था? 1707 तक वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर और पर मुगलों का शासन था। 1707 तक मुगलों की जो सत्ता थी सही से चल रही थी, लेकिन 1750 तक आते आते क्या आते आते 1750 तक आते आते जो तो मुगलों की सत्ता कहाँ तक सिमट कर रह गई? दिल्ली तक ही सिमट कर रह जाती है। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि भाई 1707 तक जो मुगलों की जो सत्ता थी वो सही से चल रही थी, जो कि वर्तमान भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। लेकिन यूं ही अपन देखें कि 1750 तक तो मुगलों की सत्ता दिल्ली तक ही सिमट कर रह गई, अर्थात मुगल जो थे वो कमजोर होते जा रहे थे। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि मुगलों के पतन के पश्चात, अब मुगल के जब पतन होता है तो कौन आता है? मुगलों के पतन के पश्चात 18वीं सदी के मध्य तक भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, क्योंकि उस समय तक 1707 तक या 1750 के पहले तक एक मुगल सत्ता थी जिसके केंद्र में सभी राज्य, मतलब अधिकांशतः राज्य उसी के केंद्र पर आधारित थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब विकेंद्रीकृत हो गया तो भारत छोटे छोटे राज्यों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। इसमें दो टाइप के राज्य आते हैं। पहला राज्य होता है कि जो मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य थे, जहां मुगलों के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। दूसरा राज्य था विरोधी राज्य, जैसे मराठे हो गया, जाट हो गया, ये आप लिखेंगे। अब आप ये देखिए कि 18वीं सदी में भारतीय राज्य किस प्रकार से वर्गीकृत था। तो किस प्रकार से वर्गीकृत था, ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि बंगाल में कौन शासन कर रहा था? नवाबों का शासन था। अवध में कौन कर रहा था? नवाब कर रहे थे। पश्चिमी यूपी में रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में दो स्वतंत्र राज्य एवं दोनों पर अफगानों का शासन था, ये पॉइंट आप लिखेंगे। आगरा, मथुरा इत्यादि क्षेत्रों में जाट शासन कर रहे थे। दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में कौन सांकेतिक रूप से वहीं मुगलों का शासन था। राजस्थान में राजस्थान में क्या था? कई स्वतंत्र राज्य थे, जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, इस प्रकार से। सिंध में अमीरों का शासन था। सिंध के अतिरिक्त शेष पाकिस्तान राजनीतिक रूप में स्थिर रहा। जो सिंध के अतिरिक्त जो भी शेष पाकिस्तान था वो राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। 1790 के दशक में रणजीत सिंह के नेतृत्व में स्थिर व मजबूत क्रम से शासन की स्थापना होती है। कहाँ? ये आपकी जो तो पश्चिम उत्तर की भाग की बात कर रहे हैं अपन, ये लिखेंगे। मतलब हाँ ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि आपको सभी डायमेंशन में लेके चलना है। दक्षिण भी लेके चलना है, उत्तर भी लेके चलना है, पूर्व भी लेके चलना है, पश्चिम भी लेके चलना है। हमने बताया ना, ये बंगाल से मैंने शुरू किया, यहाँ से अब अवध में आ गए, फिर अवध में पश्चिमी यूपी में आ गए, यहाँ पे आ गए। तो इस प्रकार से आपको पूरे भारत को कवर करना है कि पूरा भारत किस प्रकार से 18वीं सदी में क्या था, किस प्रकार से 18वीं सदी में बटा हुआ था। फिर आप मराठों का शासन लिखेंगे कि मराठी जो थे किस प्रकार से विभक्त थे, ये आप लिखेंगे। अब आप अपन थोड़ा सा दक्षिण साइड में, हमने बता दिया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण को छोड़ दिया। दक्षिण में हम ये बताएंगे कि हैदराबाद में कौन शासन कर रहा था? निजाम शासन कर रहे थे। कर्नाटक में कौन कर रहा था? नवाब शासन कर रहे थे। मैसूर में क्या था? वडियार वंश का शासन था। वडियार वंश के बाद आपको पता होगा कि वडियार वंश के बाद टीपू सुल्तान जैसे लोग आते हैं, मैसूर अली, हैदर अली, सॉरी हैदर अली,
टीपू सुल्तान, ये लोग आते हैं शासन के लिए। और केरल में छोटे छोटे राज्य विभक्त थे, केरल जो था छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये पूरा 18वीं सदी का भारत था। इस प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है कंप्लीट होता है। आप इसे पुनः लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। आइए देख चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या कारण है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम-दली अपनी घोषित विचारधारा तथा राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल रहे। मतलब सीधा सीधा इसमें पूछा जा रहा है कि नरम दलियों की असफलताएं या नरम दलियों की कमियां या नरम दलियों की जो असफलताओं का कारण एवं असफल कैसे हुए, ये पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें इंट्रो में ये लिख देना है कि भाई नरम दली थे क्या, नरम दलियों का उद्देश्य क्या था, कब आए अस्तित्व में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है। इंट्रो में आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य से ही राजनीतिक चेतना के नए युग की शुरुआत होती है। कांग्रेस की स्थापना से इनको गति मिल जाती है और स्टार्टिंग के 20 साल जो होते हैं नरम दली दौर होता है। स्टार्टिंग के जो 20 साल होता है कांग्रेस का, वो नरम दली कांग्रेस रहता है। अब आप मेन बॉडी में ये लिखेंगे कि अब इसमें कुछ नरम दली नेताओं के नाम लिख देंगे। नरम दली नेताओं के नाम कैसे क्या है, कौन कौन से, जैसे ब्रिटिश विरोधी नहीं थे ये, इनका ये नरम दलीय जो कांग्रेस नरम दलीय जो नेता थे, जरूर नाम लिखिए आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप इनका जो मेन उद्देश्य था, इनका जो कार्य करने की शैली थी, इनके जो विचारधाराएं थी, जो वैचारिकता थी, वो क्या थी, आप इसे लिखेंगे। इसमें आप ये लिखेंगे कि ये ब्रिटिश विरोधी नहीं थे, अर्थात क्या थी कि अहिंसक रूप से अपनी मांग, इनका मानना ये था कि भाई हम अहिंसक रूप से अगर हम मतलब कि अच्छे से सम्मानिता पूर्वक से एक बिना हिंसा किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई उपद्रव किए सरकार के समक्ष अगर मांग रखते हैं तो गवर्नमेंट जो है अवश्य मानेगी, इनका कहना ये था। लेकिन अंत में ये होता है कि इनकी मांग को नजरअंदाज किया जाता है और फिर इनकी मांग को नहीं माना जाता है। आप इनके राजनीतिक लक्ष्य के बारे में बताएंगे। राजनीतिक लक्ष्य के बारे में आप ये बताएंगे कि पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहे थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि विधानसभा जो सदस्य हैं उसमें भारतीयों की जो उपस्थिति है उसको बताना चाह रहे थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भू राजस्व में कमी की मांग कर रहे थे ये। चौथा पॉइंट लिखेंगे धन के बहिर्गमन को कम करना चाह रहे थे। जो धन का जो बहिर्गमन हो रहा था, कहाँ से, भारत से ब्रिटेन की ओर, मैं उल्टा बोल गया। धन का बहिर्गमन जो हो रहा था कहाँ से, भारत से ब्रिटेन की ओर, उसको रोकने का, कम करने का प्रयास कर रहे थे। ये राजनीति इनके लक्ष्य थे। अब आप इनके जो लक्ष्य थे, इनकी जो मांगे थी, इन पे रिजल्ट क्या आया आप इसे बताएंगे। रिजल्ट में क्या आता है कि कांग्रेस की अपेक्षाओं के विपरीत सरकार ने मांग को नहीं माना, क्योंकि सरकार भी ऐसी सरकार थी जो बोला जाए तो एक मतलब कि बिना संघर्ष के किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी सरकार इतनी क्रूर थी कि ये इतने सम्मानजनक पूर्वक से अपनी मांग रख रहे थे, तब भी इनकी मांग को महत्व नहीं दिया गया। 1800 अब उल्टा क्या किया गया कि उन्हें बताया गया कि भारतीय जो है वो महत्वपूर्ण पद के दावेदार नहीं है, महत्वपूर्ण पद के योग्य नहीं है। उल्टा उन्हें भारतीयों को क्या किया गया, निराशा निराशा निराशाजनक चीजों में असम्मान जनक बातें कही गई, जैसे भारतीय महत्वपूर्ण पदों के लिए योग्य नहीं है। अब ये आप लिख देंगे कि रिजल्ट क्या आया, उनकी मांगे क्या थी नरेंद्र दली की। अब आप कॉन्क्लूड में आप ये लिखेंगे कि अंग्रेजों ने डिमांड को नहीं माना। पहली बात कि अंग्रेजों ने डिमांड को इनकी नहीं मांगा। गर्मपंथियों ने अनुनय विनय की गर्मपंथी, अब यहाँ पे क्या आते हैं, जब नरम दली कांग्रेस है, नरम दली कांग्रेस जब अपनी अनुनय विनय की, मतलब बोला जाए तो एक ऐसी विचारधारा सरकार को प्रभावित नहीं कर पाए, उस अब यहाँ पे गर्म पंथियों क्या होता है, उदय होता है। ये अनुनय विनय की नीति कहकर इन्होंने आलोचना की। किसकी आलोचना करते हैं, गर्म पंथी नरम पंथियों की आलोचना करते हैं। इसी से गर्म पंथियों का उदय होता है। गर्म पंथियों का उदय ऐसे नहीं होता, जब वे देखते हैं कि सरकार जो है तो नरम दलियों की बात नहीं मान रही है, नरम दलियों को मतलब कुछ भी महत्व नहीं दे रही है, तब लोगों का खून खौलने लगा और वे हिंसक विचारधारा में कई लोग मतलब उतर आए। अगर नरमपंथियों की बात मान ली जाती और नरमपंथी जो थे वह भारत को आजाद कराने के पक्ष में, पूर्णतः पक्ष में रहते, तो हो न हो कहीं ऐसी स्थिति गर्मपंथियों द्वारा नहीं की जाती।
सभी को एकजुट और प्रोत्साहित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस प्रकार से आप ये पूरे क्वेश्चन को आप डिजाइन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसे पुनः अपने से इसके उत्तर को लिखने का प्रयत्न करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग का जब पतन हो जाता है, जो कारीगरी उद्योग चले आ रहे थे हमारे भारत देश में पारंपरिक रूप से, जब उसका पतन हो जाता है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है। आप इसे ऐसे लिखेंगे कि मतलब एक मैं चार्ट फॉलो किया हूँ, उसे आप देखिए और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो भाई, जितने भी लोग थे, अब गांव से लोग शहर क्यों जाते हैं? उद्योग के लिए जाते हैं। वेरी गुड। अब उद्योग के लिए जा रहे हैं अगर, तो अब अगर शहरी उद्योग को ही तुम प्रभावित कर दोगे, जो कि उस समय कारीगरी कारीगरी उद्योग था। अब कारीगरी उद्योग कैसे प्रभावित होता है ये भी समझो। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दौर था। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण का दौर था तो यहाँ की जो वस्तुएं थी उससे अच्छी वस्तुएं और उससे उससे सस्ती वस्तुएं ब्रिटेन से आने लगी। तो उससे क्या हुआ, भारत का बाजार प्रभावित हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब शहरी उद्योग जब प्रभावित हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, शहर के लोग कहाँ जाएंगे? गांव में आ जाएंगे भाई। जहां से वे गए हुए थे, जहां से वे पलायन किए हुए थे अपने मूल स्थान से, वे गांव ही लौटेंगे, क्योंकि वहां उद्योग धंधे ही नहीं है। तो वे कहाँ से जिएंगे खाएंगे? एक गांव की ओर उनका क्या होगा, पलायन होगा। जब गांव की ओर पलायन होगा, चूंकि गांव में कोई भी वैकल्पिक रोजगार नहीं है, किसके सिवाय कृषि के, तो कृषि पर इनकी क्या होगी, निर्भरता बढ़ेगी। अब गांव में क्योंकि कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो किसी खेत में 4 लोग काम कर रहे थे। अब उस खेत में जो तो पहले खेत में जो तो पहले लोग 4 लोग काम कर रहे थे। अब काम करने वाले 10 लोग आ जाते हैं। तो अब जो 4 लोग को मान लो 300 रुपये वेतन दे रहा था काम कराने वाला, क्योंकि यहाँ पे किसानों के पास खुद की जमीन नहीं थी। तो अब यहाँ मतलब खेत किसान जो थे बटाईदार थे, अपनी ही जमीन में बटाईदार थे, और जमींदार लोग या साहूकार लोग, सेठ साहूकार लोगों के द्वारा से खेती कराई जाती थी उन्हें एक एज ए मजदूरी में रख करके। तो अगर मान लो 4 लोग पहले कर रहे थे और अब उसके बाद जो है तो 10 लोग आ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि मान लो पहले 300 रुपये वेतन दिया जा रहा था, तो श्रम अधिक के कारण क्या हो जाएगा, वे 150 भी देंगे तो भी वे काम करने के लिए राजी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनके पास कोई भी वैकल्पिक रोजगार के साधन नहीं है। इसलिए श्रम अधिक बढ़ेगा। श्रम अधिक बढ़ेगा, सस्ते श्रमिक मिलेंगे। या आप रिलेट कर पा रहे होंगे कैसे सस्ते श्रमिक मिलेंगे? लोग काम करने में क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। किसमें? सस्ते सस्ते श्रम में ही लोग काम करने को मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार से कारीगरी उद्योग के पतन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन के आंसर को डिजाइन करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से लिखने का प्रयत्न करेंगे और इसके आंसर को बहुत ही शानदार ढंग से 1-2 बार लिखिए, जिससे आप देखेंगे और पाएंगे आप कि आपके जो पीवाईक्यू के मेंस के जो पीवाईक्यू हैं धीरे धीरे कवर होते जा रहे हैं, जो कि हर एक एस्पिरेंट, हालांकि हर एक एस्पिरेंट इसे छोड़ ही देता है। मतलब कि एट लास्ट के लिए सब चीज पढ़ लेगा लेकिन पीवाईक्यू छोड़ देता है। आप इसे फॉलो कीजिए और आपका धीरे धीरे पीवाईक्यू कवर होता जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।